हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रीतमपुर कहकर एक गांव में उदय नामक एक गरीब आदमी रहा करता था। गांव में इस बार गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसी गर्मी के कहर से गांव वालों को छुटकारा देने के लिए उदय गांव में पेप्सी बेचता, वो भी केवल 2 रुपए में। ले लो पेप्सी ले लो, केवल 2 रुपए में सारी तरह तरह के जूसी फ्लेवर, जिन्हें चख कर आपका दिन क्या पूरा साल बन जाएगा। आइए ले लो। उदय के ठेले पर रखी रंग बिरंगी और अलग अलग प्रकार के पेप्सी को देखकर सबकी जीभ लपलपाने लगती है और सभी उसके ठेले के यहाँ आकर पेप्सी पीने लगते हैं और उन्हें वो पेप्सी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, आहा यार उदय, ये पेप्सी तूने बनाई है अपने हाथों से? हाँ भाई साहब। यार उदय, क्या पेप्सी है यार, ये आम और ऑरेंज के फ्लेवर वाली पेप्सी चक्कर तो मजा ही आ गया। हाँ, अगर कहीं स्वर्ग है तो वो उदय के 2 रुपए की पेप्सी में ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदय के ठेले पर रोजाना तपती धूप में ग्राहकों की भीड़ लगती। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी उसकी पेप्सी के दीवाने होते। उदय बाजार में मिलने वाली बाकी पेप्सियों की तरह मिलावट नहीं करता। वो शुद्ध और साफ ढंग से पेप्सी का उत्पादन करता और वो भी अपने घर पर ही। उसके पास एक छोटा सा फ्रिज था। वो उसी में सारे जूस को प्लास्टिक की छोटी थैलियों में बंद कर उन्हें पेप्सी का आकार देकर फ्रिज में रख देता। चलो, अब सारे फ्लेवर्स तो बन गए हैं। अभी बनाता हूँ ब्लूबेरी फ्लेवर और गुआवा फ्लेवर। मेरे सभी ग्राहक मेरी पेप्सी चखकर बीमार नहीं, उल्टा तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि मैं ईमानदारी से फलों का जूस निकालकर उन्हें पानी जितना पतला बनाकर उनकी पेप्सी बनाता हूँ। उदय साफ चीनी और साफ पानी इस्तेमाल करता। वो अपने ग्राहकों की सेहत की बहुत चिंता करता और इसीलिए पेप्सी बनाने की विधि में लगने वाले सारे पदार्थों को साफ ही रखता। उसके पेप्सी ठेले पर अब दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जाती। कभी कभी शाम तक तो सारी पेप्सियां खत्म ही हो जाती। गांव में सभी को उदय की पेप्सियों का टेस्ट बहुत पसंद आने लगता है और उसी कारण उसके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। वहीं उदय की पेप्सी का दाम भी ज्यादा नहीं था, जिसके चलते सभी उस बात का भी आनंद और फायदा उठाते। अब उदय के 2 रुपए की पेप्सी के कारण गांव में कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। गांव में सिर्फ एक ही कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी, जिसका मालिक था राजवर्धन। उसकी कोल्ड ड्रिंक्स को जब वो गांव की दुकानों में सप्लाई करता, तभी कोई भी दुकानदार उन्हें खरीदने के लिए राजी नहीं होता। नहीं, हम ये कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदना चाहते। गांव में उदय 2 रुपए पेप्सी वाले के कारण कोई भी गांव वाला कोल्ड ड्रिंक खरीदना नहीं चाहता। ऐसे में हम इन कोल्ड ड्रिंक्स को खरीद कर इनका क्या करेंगे? लेकिन थोड़ा सा माल तो ले लो, क्या पता ग्राहक आ जाएं खरीदने। अरे ना बिरजू भाई, हम ये ना खरीद सकते। बोल दो अपने बॉस राजवर्धन जी से, अब से हमें आपकी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक का माल नहीं चाहिए। लगभग गांव के सभी दुकानदार राजवर्धन के आदमी बिरजू को ये कहते हैं। जब बिरजू कंपनी में आकर राजवर्धन को ये सब बताता है, तभी हाँ साहब, वो लल्लू उदय पेप्सी वाला 2 रुपए में पेप्सी बेच रहा है। सुना है उसकी पेप्सियां बहुत ही अच्छी होती हैं, इसलिए पूरा गांव उस पर लट्टू हुए जा रहा है। और यही है वो वजह जिसके कारण कोई भी हमारी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहता। अच्छा, तो ये बात है। वो 2 टके का उदय पेप्सी वाला 2 रुपए में पेप्सी बेच रहा है ना, तो अब मैं भी पेप्सी बेचूंगा, वो भी 2 नहीं 1 रुपए में। हम अब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, पेप्सी का उत्पादन करेंगे। ये आप क्या बोल रहे हो साहब? हाँ बिरजू, मैं सच में ये कह रहा हूं। लेकिन साहब, आपको पता है ना, उस उदय पेप्सी वाले ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है। ऐसे में अगर आप पेप्सी बेचने जाओगे तो लोग आपको और आपकी पेप्सी को स्वीकार पाएंगे? क्या सच में आपको ऐसा लगता है? उदय के होते हुए तो वो लोग मुझे नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन जब उदय ही नहीं रहेगा, तब तो उन्हें ना चाहते हुए भी पेप्सी की प्यास बुझाने के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। अरे वाह साहब, क्या गजब का प्लान बनाया है आपने। लेकिन आप उस उदय का क्या करोगे जिसके चलते वो गायब हो जाएगा गांव से? हम उसे किडनैप करके रखेंगे और सभी को लगेगा कि वो
शहर चला गया है पेप्सी बेचने। अरे वाह 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 वाह, एकदम लल्लन टॉप प्लान है। राजवर्धन के आदमी एक दिन उदय को उसके घर से ही अगवा कर लेते हैं और उसे किडनैप करके कंपनी के एक बंद कमरे में रखा जाता है। राजवर्धन और बिरजू अब गांव में अपनी छोटी सी पेप्सी शॉप खोल लेते हैं और वो दोनों वहां पेप्सी बेचते हैं। लोगों को सच में यही लगता है कि उदय शहर जा चुका है, इसीलिए वो राजवर्धन की पेप्सी ही लेते हैं। हालांकि राजवर्धन की पेप्सी का टेस्ट उदय की पेप्सी जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी सभी अपनी पेप्सी की प्यास बुझाने के लिए राजवर्धन के यहाँ की पेप्सी ही खरीदते। ये लो भाई, तुम्हारी काले रंग की, तुम्हारे लाल और तुम्हारी पीले रंग की पेप्सी। अरे भाई राजवर्धन भाई साहब, आपकी पेप्सी उदय भाई के बराबर तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी ही है। हाँ भाई, अब क्या ही करें, इस गर्मी से राहत पाने के लिए चाहे किसी की भी पेप्सी मिल जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन उदय भाई को यूं हमें बिना बताए शहर नहीं जाना चाहिए था। दरअसल वो उनके भाई का भी वहां पर पेप्सी का बिजनेस है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी शहर जाकर वहां चला जाऊं और अपने भाई के साथ ही पेप्सी बेच लें। राजवर्धन और बिरजू दोनों ग्राहकों को उदय के बारे में झूठी खबर देते हैं और ग्राहकों को उनकी बात पर विश्वास भी हो जाता। लेकिन हकीकत में तो बेचारा उदय बंद कमरे में किडनैप्ड होता है। वो चाहकर भी वहां से निकल नहीं पाता। मुझे अच्छी तरह पता है ये सब राजवर्धन और उसके चेले बिरजू की करामात है। उन्हें मुझसे जलन हुई होगी, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये किया। लेकिन मुझे जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन मैं कैसे निकलूं? यहां पर तो ये आदमी दरवाजे के बाहर ही तैनात खड़े हुए हैं। तभी उदय की नजर फर्श पर लगे एक निशान पर जाती है। वो असल में एक दरवाजा होता है जिसे तोड़कर अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते से कोई भी बाहर जा सकता है। अरे वाह, इस टीले को तोड़कर तो मैं भूमिगत रास्ते से बाहर निकल सकता हूं। लेकिन ये काम मैं कैसे करूं? ये आदमी तो दिन भर बाहर ही खड़े रहते हैं। उदय बहुत बार उस फर्श को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल ही रह जाता है। लेकिन एक दिन वो देखता है कि राजवर्धन के आदमी बाहर बैठकर हेडफोन्स पर गाने सुन रहे हैं और तभी यही है वो सुनहरा मौका जिसका इस्तेमाल करके मैं इस जगह से भाग सकता हूं। ये फर्श तोड़ूंगा तो उन्हें आवाज भी नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों तो गाने सुनने में मगन है। उदय उस फर्श को तोड़कर भूमिगत रास्ते से कंपनी के बाहर निकलता है और तभी वो जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या? ये इस कंपनी में तो पेप्सी को बहुत ही गंदी तरह बनाया जा रहा है। गंदा पानी, गंदी चीनी और गंदे दूध से पेप्सी बना रहे हैं ये लोग। इसका मतलब यही पेप्सी अब राजवर्धन और बिरजू बाजार में बेच रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे राजवर्धन का पर्दाफाश करना होगा। उदय फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और राजवर्धन की कंप्लेंट फाइल करता है। पुलिस राजवर्धन की कंपनी में जाकर सारा सच अपनी आंखों से देख लेती है। राजवर्धन और बिरजू जो खुशी से पेप्सी बेच रहे होते हैं, तभी उनके सामने पुलिस और उदय आते हैं। ये उदय यहाँ पर कैसे आया यहाँ पे? अब तेरा राज खत्म हो चुका है राजवर्धन। उदय सभी गांव वालों को राजवर्धन के पेप्सी के पीछे का राज बताता है और ये भी बताता है कि उसे राजवर्धन के आदमियों ने किडनैप कर रखा था। सभी गांव वाले राजवर्धन को चप्पल से कूटते हैं और फिर उसे और बिरजू को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। थोड़े दिनों बाद राजवर्धन के पेप्सी का बुरा असर कुछ लोगों को होने लगता है। उनकी तबीयत बुरी तरह खराब होने लगती है, लेकिन तभी उन्हें सरकारी इलाज दिया जाता है और सभी ठीक हो जाते हैं। उदय अब अपना एक छोटा सा पेप्सी ढाबा खोलता है, जहां पर वो पेप्सी बेचकर खूब पैसे कमाता। उदय की वापसी से सभी गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। शैलेंद्र का ढाबा गांव का सबसे फेमस ढाबा होता है। वो बहुत स्वादिष्ट और जायकेदार खाना बनाया करता था। उसके ढाबे पर हर समय ग्राहकों की कतार लगी ही रहती थी। अरे भाई, ओए हो शैलेंद्र बाबू, यार तेरे हाथ के दम आलू खाकर तो मजा ही आ गया। वाह यार, यू आर अमेजिंग। अरे सच में तुम्हारे ढाबे के खाने की तो बात ही कुछ और है। एकदम अलग सा स्वाद है जो बाकी किसी के हाथों के बनाए खाने में नहीं मिलता। धन्यवाद भाई साहब।
शैलेंद्र अपनी बीवी गरिमा और छोटी बेटी चीनी के साथ रहता था। उसी गांव में उसका चाचा भूषण लाल भी रहता था। भूषण लाल और शैलेंद्र के स्वर्गवासी पिता की खूब दुश्मनी थी। शैलेंद्र के पिता ने भूषण लाल को जायदाद का एक भी हिस्सा नहीं दिया था, इसीलिए भूषण लाल को शैलेंद्र से भी नफरत थी। भूषण लाल शैलेंद्र की खुशियों को जलाने का तय करता है। अरे बस, अब उस शैलेंद्र को अपनी उल्टी गिनती गिननी ही होगी, क्योंकि मैं अब उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। उसकी बीवी, उसकी बेटी और उसका वो ढाबा, सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगा मैं अभी। भूषण लाल गुस्से में आकर गरिमा और चीनी को किडनैप करवाता है और वो शैलेंद्र के ढाबे को भी तहस नहस कर देता है, जिसके बाद शैलेंद्र को बहुत बड़ा झटका लगता है। नहीं, मेरा ढाबा, मेरी बीवी और मेरी बेटी भी मुझसे दूर चले गए। ये क्या से क्या हो गया। शैलेंद्र पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस कंप्लेंट दर्ज करता है। एक ही दिन में ही इतना सब कुछ हो गया। आपका ढाबा भी तबाह हो गया, आपकी बीवी और बेटी भी गायब हो गई। ये जरूर किसी दुश्मन का ही काम हो सकता है। क्या आप किसी को जानते हैं, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार जो आपके दुश्मन है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कोई भी नहीं है। ठीक है शैलेंद्र जी, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आपको आपकी बीवी और बेटी वापस मिल जाएंगी। भूषण लाल के आदमी गरिमा और चीनी को एक गांव में छोड़ देते हैं, जहां वो एक साथ गुलाब चंद के यहाँ पर नौकरों वाला काम करती है। अरे भाई देखो, तुम दोनों को यहाँ पर काम करना होगा। जितना काम करोगी उतना ही फायदा में रहोगी, वरना तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी 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 सेठ जी। और दूसरी बात, यहाँ इस बंगले में कोई भी नौकर चाकर फोन इस्तेमाल नहीं करता और ना ही घर से बाहर निकलता है, इसलिए तुम्हें यहाँ कैद ही रहना होगा। समझ गए तुम? गरिमा और चीनी घबराते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। दोनों माँ बेटी मानो किसी जेल या पिंजरे में कैद हो चुके थे। 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन अब तक पुलिस गरिमा और चीनी को ढूंढ नहीं पाई थी। इसी बीच भूषण लाल को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। शैलेंद्र अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सी जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। वो एक ढाबा खोलने का तय करता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे भी नहीं होते। ये कैसी विपदा आन पड़ी है भगवान जी, मैं अब क्या करूं? नया ढाबा फिर से खोलने के लिए मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है और ना ही मैं किसी से मदद मांग सकता हूं। गरिमा और चीनी मेरे घर की लक्ष्मी थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद सब सूना सूना हो गया है। तुम दोनों की बहुत याद आती है गरिमा और चीनी, कहाँ चले गए हो तुम? शैलेंद्र कई लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसे मदद नहीं करता। फिर वो टेंशन के मारे चलते चलते एक गांव के पास चला जाता है, जो पूरी तरह खाली था। वहां के घर, गाड़ी, बंगले, दुकान सब तबाह हो चुके थे। जब वो एक आदमी से उस गांव के बारे में पूछता है, तभी अरे भाई साहब, इस गांव में 2 महीने पहले बाढ़ आई थी, जिस कारण यहाँ सब तबाह हो गया। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया भाई साहब। शैलेंद्र उस गांव में कुछ दूर चलकर देखता है कि वहां पर एक सही सलामत डबल डेकर बस पड़ी है। अरे वाह, ये डबल डेकर बस तो बिल्कुल नई नवेली लग रही है। पर अफसोस, ये मेरे किसी भी काम की नहीं, क्योंकि मुझे तो बस चलानी आती ही नहीं। लेकिन एक आइडिया है मेरे पास। क्यों ना मैं इस डबल डेकर बस को ही अपना ढाबा बना डालूं। मैं पहले तो इससे एक जगह पर ही रखूंगा और उसमें खाना बनाऊंगा। फिर थोड़े दिनों बाद पैसे इकट्ठा होने पर मैं एक ड्राइवर रख लूंगा जो बस चलाएगा और मैं जगह जगह पर भी जाकर ढाबा चला सकूंगा। शैलेंद्र एक आदमी को बोलकर उस बस को अपने गांव में ले आता है और वो उस डबल डेकर बस का एक ढाबा बना लेता है और उस पर बोर्ड भी लगवा लेता है, न्यू बस ढाबा। लोग आकर्षित होकर शैलेंद्र के बस ढाबे पर आकर खाना खाने लगते हैं और बस में बैठकर बस ढाबे के आनंद को लेते हैं। बस के अंदर हर जगह सीट्स की जगह टेबल और चेयर बना दिए जाते हैं और लोग मस्त बैठकर खाना खाते समय खिड़की में देख पाते हैं। थोड़े दिनों बाद पैसे इकट्ठा होने पर शैलेंद्र एक ड्राइवर रख लेता है जो उस बस को चलाता है। 2 मंजिली डबल डेकर बस की दोनों मंजिलों पर भरपूर ग्राहक बैठते हैं और जब जब बस चलती और यहाँ से वहाँ घूमती, ग्राहक खिड़की में देखते हुए खाना खाने का खूब आनंद उठाते।
अरे वाह भैया वाह, क्या ढाबा है ये सच में। अपन की अक्खी लाइफ में ऐसा सॉलिड और अतरंगी स्टाइल का ढाबा कभी अपन ने देखा ही नहीं है। अरे शैलेंद्र भाई, ढाबा और खाना दोनों जबरदस्त है, बोले तो फैंटास्टिक नंबर 1। वहाँ गरिमा और चीनी बेचारे बहुत बुरी हालत में जी रहे होते हैं। दिन भर लगातार काम करके भी उन्हें रात में सिर्फ एक ही रोटी नसीब होती। चीनी बेटा, तू ये ले, मेरी भी रोटी ले ले, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। मैंने वैसे भी सुबह सेब खाया है, मुझे इतनी भूख नहीं है। नहीं माँ, आप खाओ, मैं जानती हूँ आपको भूख लगी है। माँ, आपको मेरी कसम, आप ये रोटी खा लो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और तो और आपको चक्कर भी आएंगे। लेकिन बेटा। माँ, मैंने कह दिया ना आपसे। चीनी और गरिमा दोनों रसोई के एक कोने में बैठकर खाना खाते हैं। शैलेंद्र अब अपने बस ढाबे के कारण बहुत मशहूर हो जाता है। उससे इंटरव्यू लेने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी आने लगते हैं। तो शैलेंद्र जी, आपको ये चलता फिरता ढाबा बनाने का आइडिया कहाँ से मिला? क्या आप अपने इस बस ढाबे के और भी आउटलेट्स खोलने के बारे में सोच रहे हैं? शैलेंद्र सबके सवालों का जवाब देता है और वो अखबार में छप जाता है। जो अखबार गुलाबचंद सेठ के घर पर बाईसाइकिल पर सवार अखबार वाला फेंक कर चला जाता है। उस वक्त गरिमा आंगन में पौधों को पानी डाल रही होती है और गुलाबचंद किसी से फोन पे बात करते हुए व्यस्त होता है। गरिमा उस अखबार पर नजर डालती है और उसे शैलेंद्र की तस्वीर दिखाई देती है। ये क्या? ये तो चीनी के पापा हैं, लेकिन ये इस तरह इन्होंने बस ढाबा खोल लिया है। अरे वाह, बेचारे, इन्होंने तो यही सोच लिया होगा कि अब हम कभी इनके पास नहीं आएंगे। और यही सच भी है, लेकिन नहीं, मुझे इस सच को झूठ में बदल कर रहना है। मैं और मेरी बेटी इस गुलाबचंद के चंगुल से बचकर यहाँ से निकल कर ही रहेंगे। अब तो मुझे चीनी के पापा का पता भी मिल चुका है। वो उसी गांव में रहते हैं जहां हम पहले रहते थे। गरिमा ऊपर जाकर चीनी को सब कुछ बताती है और वो और चीनी दोनों गुलाबचंद और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स के खाने में नींद की दवा मिला देते हैं। ये लो माँ, और दवा लो, इस खाने को पूरा का पूरा इस दवा से भर दो। अब देखना, ये लोग इस खाने को खाकर गहरी नींद में सो जाएंगे और तभी हम दोनों आसानी से यहाँ से बचकर निकल पाएंगे। और यही होता है। वो खाना खाकर गुलाबचंद और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स गहरी नींद में सो जाते हैं और गरिमा और चीनी बाकी कैद नौकरों को लेकर वहां से भाग जाते हैं और गरिमा और चीनी आखिरकार शैलेंद्र के पास आ ही जाते हैं। अरे गरिमा, चीनी, पापा, शैलेंद्र जी। तीनों का फिर से मिलन हो जाता है और फिर उस दिन के बाद से सभी एक साथ रहने लगते हैं। पुलिस गुलाबचंद को गिरफ्तार कर लेती है और शैलेंद्र अपने बस ढाबा से खूब तरक्की करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।